आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिश्रणों को पृथक करने की विधियों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम कुछ विधियों के बारे में जानकारी ले चुके थे। अब उससे आगे आती है हमारी आसवन विधि। अब आसवन विधि हमारी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखो आसवन विधि, इससे पहले हम कितनी विधि पढ़ चुके हैं? 9 विधि पढ़ चुके हैं। ये है हमारी 10वीं विधि। आसवन विधि में फर्स्ट नंबर पे होता है वाष्पीकरण और सेकंड नंबर पे होता है संघनन। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ भी चुके हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं और संघनन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। द्रव को वाष्प में चेंज करेंगे तो उसको वाष्पीकरण हो गया। वह फिर वाष्प को पुनः द्रव में बदलना कौन सी विधि कहलाती है? आसवन विधि। वाष्प को या पुनः द्रव में बदला तो उसको क्या कहते हैं? संघनन क्रिया। तो पहले नंबर पे इसमें होगा वाष्पीकरण और दूसरे नंबर पे होगा संघनन। जैसे देखिए, पानी को उबाल दिया, उसकी जो भाप बनी उसको वापस से ठंडा कर लीजिए तो वो वापस से पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाएगा। तो उसे हमें पानी मतलब लिक्विड मिल गया। तो इसमें यही कह रहा है कि पहले तो उस लिक्विड को गर्म कीजिए और जो वो भाप बनी उसको वापस से ठंडा करके पुनः लिक्विड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, वो कहलाती है हमारी आसवन विधि। इससे शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इससे जो द्रव प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि उबालने से जब भाप में चेंज होता है तो वहां अशुद्धियां या तो नीचे शेष रह जाती है या उस ऊपर उड़ जाती है, मतलब उड़ जाती है। ठीक है, तो जो प्योर पदार्थ होता है वो ही हमारे पास बचता है। इससे शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? देखो, अशुद्ध जल ग्लूकोज, बारिश का जल मेथेनॉल और एथेनॉल। देखो, मेथेनॉल किसको कहते हैं? CH3OH। CH4 क्या होता है हमारा? मेथेन होता है। और OH समूह क्या होता है? ऑल समूह। ठीक है, अब इसका एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 कर दीजिए और ये इससे जुड़ गया OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह जुड़ गया OH। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है CH3OH। ये मेथेन था, ये मेथेन और मेथेन के बाद ऑल जोड़ दीजिए, क्या बन गया? मेथेनॉल। ओके, देखो इसको क्या क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट, कास्ट एल्कोहल, इसी का हिंदी में ट्रांसलेट है ये। उसका आगे है लकड़ी की पॉलिश। जैसे जो फर्नीचर पे पॉलिश करते हैं वो कौन सी होती है? मेथेनॉल होती है। और इसको कहते हैं जहरीली शराब। आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो जहरीली शराब कौन सी होती है? मेथेनॉल। ओके, क्योंकि इसमें कार्बन का सिर्फ एक परमाणु होता है इसलिए ये जहरीली होती है। अगर कार्बन की श्रृंखला बढ़ा दी जाए तो वो जहरीले के बजाय पीने योग्य हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में पढ़ते। देखो, एथेनॉल किसको बोलते हैं? C2H5OH। C2H6 हमारा क्या होता है? एथेन होता है। जैसे वो मेथेन था, ये होता है एथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के अब 5 कर दीजिए और इसमें ये ऑल समूह जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? एथेनॉल।
क्लियर। इसको क्या क्या कहते हैं, पीने योग्य शराब। जैसे अभी मैंने बताया था कि कार्बन श्रृंखला जैसे बढ़ती जाए तो वो शराब कैसी हो जाती है, पीने योग्य। तो जब कार्बन के परमाणु 2 हो जाते हैं तो वो पीने योग्य शराब हो जाती है। और इसको अनएल्कोहल कहते हैं। अन मतलब अनाज, ठीक है, अनएल्कोहल कहते हैं क्योंकि ये जो होती है ना भाई, गेहूं जैसी जो होती है उससे ही बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको अनएल्कोहल कहते हैं। देखो इस विधि का अगला पॉइंट क्या है, इस विधि से प्राप्त सभी द्रवों में H प्लस व OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर कोई द्रव H प्लस और OH माइनस आयनों में टूट जाता है तो उसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयन होते हैं अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, लेकिन इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है, ये लिखा है। अब क्यों नहीं होती, क्योंकि ये H प्लस और OH माइनस आयन है वो आयन में नहीं टूटते, ठीक है, ये H प्लस और OH माइनस यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, इनमें अलग से टूटते नहीं है, मतलब टूट के विपरीत इलेक्ट्रोनों की तरफ गति नहीं करते, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। आगे पॉइंट आता हमारा, आसवन विधि के निम्न 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं, साधारण आसवन, जिसको हम कहते हैं सरल आसवन, दूसरा भाप आसवन, तीसरा प्रभाजी आसवन और चौथा निर्वात आसवन। अब इन चारों आसन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब हमारा आता है फर्स्ट नंबर, साधारण या सरल आसवन। इसके बारे में पढ़ते हैं। जब 2 द्रवों के क्वथनांक का अंतर कम से कम कितने डिग्री हो, 50 डिग्री सेल्सियस हो, तो वे द्रव सरल आसवन द्वारा पृथक किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी 2 लिक्विड जिनका क्वथनांक बिंदु के मान में 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, उनको साधारण या सरल आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है समुद्री जल से साधारण जल को अलग करना। जो समुद्री जल होता है उसका क्वथनांक साधारण जल की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि समुद्री जल में अशुद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, ठीक है। तो समुद्री जल से साधारण जल को अलग साधारण या सरल आसवन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा है बेंजीन व नाइट्रोबेंजीन को अलग करना, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। यदि 2 द्रवों के क्वथनांकों के बीच का अंतर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस तो था ही, और अगर इनके क्वथनांक का अंतर 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो तो ऊष्मक के रूप में मिट्टी या रेत को उपयोग में लेते हैं। अब वह अगर क्वथनांक का अंतर 80 डिग्री से कम हो तो ऊष्मक जल लेते हैं, ठीक है। अगर इन दो लिक्विड का क्वथनांकों का अंतर 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तब तो ऊष्मक के रूप में जल का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक है उनके क्वथनांकों का अंतर, तो वहां पे ऊष्मक के रूप में क्या यूज लिया जाता है, मिट्टी या रेत, ओके।
पॉइंट, जब दो या अधिक द्रव्य मिश्रणों के क्वथनांकों में 40 डिग्री से कम का अंतर हो। ये डिग्री सेल्सियस का अंतर देख लीजिए बस। साधारण सरल आसन में क्या था, कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। इसमें 40 डिग्री से नीचे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का अंतर पाया जाता है दोनों क्वथनांकों के बीच में। तो द्रवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जब दो क्वथनांकों का या अधिक जब दो द्रवों या अधिक द्रवों का क्वथनांकों के मान में 40 डिग्री से कम का अंतर हो तो उसको अलग कैसे करेंगे, भाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करना। पेट्रोलियम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, गैसोलीन, कोक, डामर, कोलता, ये सब क्या होते हैं, हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। इनको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का। ठीक है, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है इनको अलग कर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आसवन विधि के पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे अगला आसवन विधि का प्रकार कौन सा आता है, भाप आसवन। जो द्रव्य मिश्रण जल में अविलयशील, मतलब जो जल में घुलते नहीं है, विलय नहीं होते, लेकिन भाप में विलयशील हो, भाप में घुल जाते हैं, ऐसे मिश्रण के घटकों को भाप आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। देखो, ये भाप है और ये विलयशील किसमें है, किसमें है, भाप में। तो ये याद कर लीजिए कि जो भाप आसवन विधि है उसमें जो द्रव्य मिश्रण होगा वो किसमें घुलनशील होगा या विलयशील होगा, भाप में तो विलयशील होगा और द्रव में अविलयशील होगा। ठीक है, उस द्रव्य मिश्रण को के घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि यूज में ली जाती है, भाप आसवन विधि। ओके, इसके एग्जांपल क्या है, तारपीन का तेल, इसको अलग करने के लिए भाप आसवन विधि। नाइट्रोफिनॉल व पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग करना, एक दूसरों से अलग करना, एनिलीन। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एग्जांपल, तारपीन का तेल, नाइट्रोफिनॉल व पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग करना और एनिलीन। अब इसके बाद बचता हमारा निर्वात आसवन। ठीक है, निर्वात आसवन विधि देखिए क्या होती है, वायु की अनुपस्थिति। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पे वायु नहीं होती है। ठीक है, तो इस विधि में क्या है, वायु की अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में जब द्रव अपने क्वथनांक से पहले ही टूटने लगे या खंडित होने लगे तो यह विधि निर्वात आसवन विधि कहलाती है। जैसे देखो, बिना वायु के या फिर वायु की अनुपस्थिति में किसी चीज को गर्म किया जाता है और वो अपने क्वथनांक बिंदु से पहले ही अलग होने लग जाती है या उससे क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वो उस लिक्विड से अलग होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, निर्वात आसवन विधि। ठीक है, जब वायु की अनुपस्थिति में आसवन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात आसवन। ओके, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, चीनी की मिल में गन्ने का रस का सांद्रण। ठीक है, जो चीनी की मिल होती है
उसमें गन्ने की चीनी बनती है, चुकंदर की बनती है, ऐसे बनती तो बहुत ज्यादा चीजों की है, लेकिन मोस्टली किसकी बनती है? गन्ने की। और जो चीनी की मिल होती है उसमें गन्ने के रस का सांद्रण मतलब क्या होता है? सांद्रण मतलब गाढ़ा करना, ठीक है। उसको गाढ़ा किया जाता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में चीनी अपने आप निकलने लग जाती है। तो यह कौन सी विधि हुई हमारी? आसवन विधि की कौन सी प्रकार हुआ? निर्वात आसवन। ओके, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, लैब में नाइट्रिक अम्ल का शोधन। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसको धोने की प्रक्रिया या साफ करने की या स्वच्छ करने की प्रक्रिया कि वायु की अनुपस्थिति में की जाती है। और कौन सी विधि द्वारा? निर्वात आसवन विधि द्वारा। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड एग्जांपल, स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल का पृथक्करण। ठीक है, देखो स्पेंट लाई क्या होता है? जैसे द्रव है, ठीक है, जैसे कहा ना रबड़। रबड़ जो होता है वो शुरुआत में क्या होता है? जो रबड़ का पेड़ होता है उससे दूध निकलता है, उसको बोलते हैं क्षीर। ठीक है, तो द्रव क्या होगा हमारा? क्षीर मान लीजिए, ये लैटेक्स। ठीक है, कहते हैं इसको क्षीर या लेटेक्स बोलते हैं। ये देखो ऐसे अर्ध ठोस अवस्था में चेंज हो जाती है कि ना तो वो ठोस रहती और ना ही वो लिक्विड फॉर्म रहती। ठीक है, वो कैसी अवस्था हो जाती है? जेल बन जाता है उसमें एक तरह से। आप लोगों ने भी खाई होगी ना जेली, तो वो ना तो सॉलिड होती, टॉफी टाइट होती है, लेकिन जेली कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, पानी के जैसी दिखती है, लेकिन वो ना तो कंप्लीटली पानी होता और ना ही वो कंप्लीटली सॉलिड होता। सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट जो होती है वो क्या कहलाती है? स्पेंट लाई। ओके, अब जेल से ग्लिसरॉल को पृथक्करण करने की विधि कौन सी है? निर्वात आसवन विधि। ओके, इसके साथ ही हमारा आसवन विधि हुई कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि, मिश्रण के घटकों को पृथक करने की नेक्स्ट विधि। अब आती है हमारी नेक्स्ट विधि वाष्पीकरण। ठीक है, यह नमक व अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने की विधि है। ठीक है, यहाँ पे नमक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताइए, नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला हुआ NaCl। ओके, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ? अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस और क्लोराइड होता है Cl माइनस। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl। ओके, देखो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में समुद्री पानी को छोटे छोटे गड्ढे या क्यारियां बना के समुद्र के पास उनमें समुद्र का पानी भर दिया जाता था। ठीक है, अब जैसे ही समुद्र का पानी भरते और उनको खुला छोड़ दिया जाता था, ऊपर से सूरज जब निकलता तो सूरज की गर्मी उन गड्ढों के ऊपर गिरती तो वो पानी उबलने लगता, और जैसे ही वो पानी उबलने लगता तो वो पानी धीरे धीरे करके वाष्प के रूप में वायुमंडल में फैल जाता। ठीक है, जो पानी है वो तो वायुमंडल में फैल गया वाष्प के रूप में, और जो नीचे अशुद्धि है, मतलब वो अशुद्धि क्या होगी? समुद्र के पानी में अशुद्धि क्या हो सकती है? नमक ही हो सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है।
तो जो प्योर पानी था वो तो ऊपर उड़ गया, नीचे क्या बच गया? नमक। नमक उन गड्ढों में या फिर क्यारियों में बच जाता था, ठीक है। और उन क्यारियों में से उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता और फिर पीस के यूज लिया जाता था। तो अब देखो वो नमक कैसा बच गया? सॉलिड फॉर्म में बच जाता था, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे हम बोलते क्रिस्टल टुकड़े बन जाते थे उसके, तो उसको हम विधि को क्रिस्टलीकरण विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे क्रिस्टलीकरण विधि में ये होता है कि उसमें किसी अलग से कुछ पदार्थ डाला जाता है, लिक्विड जो होता है मिश्रण, उसमें कुछ अलग से पदार्थ डाला जाता है जिसमें मिश्रण में जो उपस्थित होता है ठोस, उसका क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो गर्म करके भाप के रूप में उड़ा दिया जाता है। इसलिए क्रिस्टलीकरण में कुछ बाहर से भी ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऐड नहीं किया जाता। सिर्फ इसमें समुद्र का पानी होता है और धूप की से गर्म होके वो उबलने लगता है और भाप रूप में चेंज होके गड्ढों में क्या बच जाता है? नमक। ओके, देखो ये लिखा हुआ है, पहले के समय में समुद्री पानी को छोटे छोटे गड्ढे या क्यारियां बनाकर इनमें भरते थे, ठीक है, जिससे सूर्य की गर्मी से पानी गर्म होकर भाप रूप में वायुमंडल में ऊपर उड़ जाता, वह नमक के कारण नीचे शेष रह जाते, ठीक है। यह विधि वाष्पीकरण विधि कहलाती है। वाष्पीकरण विधि कैसे कही? क्योंकि जो पानी था वो वाष्प या भाप के रूप में ही तो ऊपर उड़ रहा था, तो इस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसको कौन सी विधि भी कह सकते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि भी कह सकते हैं। ओके, देखो जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे ये छोटी छोटी क्यारियां बना दी, ठीक है, इनमें समुद्र का पानी भर दिया। ये क्या है? समुद्र। ये पानी भर दिया, ये भाप बन के ऊपर उठ जाएगा पानी तो, और नीचे क्या बच गया? नमक। इन क्यारियों को क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं इन क्यारियों को? लैगून, ठीक है। ये वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैगून किसे कहते हैं। लैगून जो समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती थी नमक बनाने के लिए, उनको लैगून कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हुई कौन सी विधि? वाष्पीकरण।